तो 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनावी शंखनाद हो चुका है और सत्ता का सेमीफाइनल ये माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं साल 2014 में, उसके पहले जनता का मिजाज क्या होगा, मूड क्या होगा, वो पता चल जाएगा। आपको जरा बता दें कब कब चुनाव है, कब कब वोटिंग है किन राज्यों में। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग है, मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को, राजस्थान में 1 दिसंबर को वोटिंग है, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव है, 11 और 19 नवंबर को। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे हर राज्य के। अब छत्तीसगढ़ में 2 चरण में रखे गए, इसकी वजह साफ है क्योंकि छत्तीसगढ़ एक तरह से हम सब जानते हैं नक्सली प्रभावित इलाके हैं। अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के नेता बीसी शुक्ला से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की हत्या की थी नक्सलियों ने। इसलिए नक्सली प्रभावित इलाके में पुलिस बल प्रॉपर मौजूद रहे, हर जगह हर कंस्टिट्यूएंसी को पुलिस निगरानी में चुनाव कराया जा सके, इसलिए 2 चरणों में है। और सबसे बड़ी बात 8 दिसंबर बहुत अहम है। 8 दिसंबर को चारों राज्यों के नतीजे आएंगे और उसी के साथ तय होगा कि जनता का मूड क्या है। इन 4 राज्यों के चुनाव से देश का मूड पता चलेगा। जैसा कि आपने पहले कहा कि लोकसभा चुनाव अप्रैल में 2014 में होने हैं, लेकिन उसकी शुरुआत यहां से इन नतीजों से होगी कि लोकसभा चुनाव के पहले ये सेमीफाइनल जनता किस तरह से नतीजे देती है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर न्यूज 24 की नजर लगातार बनी हुई है। सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सिलसिलेवार आपको तारीखों के बारे में बताएं, उससे पहले यह भी आपको बता दें, एक और खबर आ रही है, दर्शकों के लिए बुरी खबर ही कह सकते हैं। महंगाई के इस दौर में रेल का किराया, मुसाफिरों का जो किराया है वो 2% बढ़ने जा रहा है 7 अक्टूबर से। इस खबर पर तफसील से आपको जानकारी देंगे, लेकिन चुनाव की पहले बात कर लेते हैं। और देखिए आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर वो तारीखें हैं। दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव है, वोटिंग है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को, राजस्थान में 1 दिसंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में 11 और 19 नवंबर को वोटिंग है। नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, राजनेताओं ने कैसे शुरू कर दिए हैं दावे जीतने के, वो आपको सुनवाते हैं। शीला दीक्षित क्या कह रही है, सुनिए जरा। तैयारी भी है, आत्मविश्वास भी है और बड़ी कॉन्फिडेंस से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। किस तरह के मुद्दे लेके आगे चलेंगे? अब वो मुद्दे तो वो उठाएं तो अभी तक तो कोई उठाया नहीं है। अपनी क्या उपलब्धियां हमारी है, हमने अभी करी, उसकी चर्चा करेंगे। पर हमारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो लोग देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं, तो हम उस पर और उनको याददाश्त जरूर। सरकार बन रही है, भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। हम लोग तैयार हैं, दिल्ली की जनता तैयार है। इन चुनावों में दिल्ली की जनता लड़ेगी चुनाव, दिल्ली की जनता अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ाएगी और दिल्ली की जनता पैसा भी देगी और वोट भी देगी और नोट भी देगी। अरविंद, आप लोग कैंपेन अभी तक कर चुके हैं, बाकी पार्टी से तो शुरू नहीं हुआ है, तो कितनी उम्मीद आपको लग रही है? क्या आपका असेसमेंट है, कितनी सीटों तक आप पहुंच गए, कितना वोट शेयर आपको अभी तक हासिल हो रहा है? 47 सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। ये जो आपका कैंपेन चालू हुआ, टेलीफोन से आपकी आवाज आती है, अब आपके अगेंस्ट में ये कैंपेन शुरू हुआ है? दोनों है। अभी आपने देखा होगा ये दिल्ली के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। एक लाल रंग के पोस्टर लग रहे हैं ऑटो के पीछे, वो कांग्रेस वाले लगा रहे हैं, और एक तोते की फोटो आ रही है जिसपे मेरा चेहरा है, वो बीजेपी वाले लगवा रहे हैं। बीजेपी वाले भी और सेम लाइनें सेम है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स को लूटा, फलाना लूटा, और इस बार केजरीवाल गद्दार है, केजरीवाल हटाओ। और कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स लूटा, फलाना लूटा, केजरीवाल हटाओ। बीजेपी वाले शीला दीक्षित के पोस्टर अभी तक नहीं लगाए, बीजेपी वालों ने एक भी पोस्टर नहीं लगाया। कांग्रेस वालों ने विजय गोयल के एक भी पोस्टर नहीं लगाया। दोनों के दुश्मन केजरीवाल है, दोनों के दुश्मन आम आदमी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर में इतनी सेटिंग है, पोस्टर भी एक दूसरे से एक साथ मिलके लगाते हैं वो लोग। अभी जो टेलीफोन के ऊपर कॉल कर रहे हैं उसमें भी मतलब मैं उनका मैसेज यही है, चाहे कांग्रेस को दे दो वोट, चाहे बीजेपी को दे दो, केजरीवाल को वोट मत देना इस बार। दोनों पार्टियां क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी आ जाए सत्ता में तो ठेके कांग्रेस को भी मिलते हैं। बिजली कंपनी पैसे अगर सत्ता वाली पार्टी को बीजेपी को देती है तो थोड़े बहुत कांग्रेस को भी पहुंचाती है, कांग्रेस को देती है तो थोड़े बहुत बीजेपी को। आम आदमी पार्टी अगर आ गई तो इन दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत जी, एक फैक्टर है इस बार, आप इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन 47 सीटें आएंगी, केजरीवाल दावा कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल
एक्टिविस्ट थे, मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, आरटीआई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, अन्ना मूवमेंट को इन्होंने खड़ा किया और एक तरह से चीफ स्ट्रेटजिस्ट थे। लेकिन इतनी जल्दी नेता बन जाएंगे और नेता की जुबान में बड़े बड़े दावे करेंगे, ये देखकर मुझे थोड़ी हैरत हो रही है। हर नेता देखिए जिसकी जमानत जब्त होने वाली होती है वो भी कहता है कि हम 2 लाख वोट से जीतेंगे और जबरदस्त मार्जिन से जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं 47 सीटें मिलेगी। मैं आज जो भी कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जी। केजरीवाल ने जो कहा दर्शकों ने सुना, ऑन रिकॉर्ड कहा। केजरीवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल, आप आम आदमी पार्टी के नेता, 47 सीटें उन्हें मिलेगी। 70 सीटें दिल्ली में है, 36 सीटों पर सरकार बन जाएगी। मतलब जनता उन्हें 11 मतलब शुभ अंक है। 11 की राशि आमतौर पर बहुत छोटे शहरों में दिया जाता है किसी शुभ अंक के लिए। तो जनता उन्हें 36 के बाद 11 सीटें ज्यादा देगी। मुझे लगता है दिन में जी ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि 70 में से 47 सीटें हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि 36 पर बहुमत और उसके बाद 11 एक्स्ट्रा। इसका मतलब दिन में भी अगर सपने देखने का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो केजरीवाल जी ने तोड़ा है आज कि 47 सीटें। और मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव के नतीजे में तय होगा कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है या केजरीवाल ने जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह 47 सीटें बोली वो गलत है। लेकिन एक बात की तारीफ करनी होगी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति जरूर बना दी है। जो चुनाव दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच होते रहे अब तक, और 3 बार शीला दीक्षित बीजेपी को शिकस्त दे चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि केजरीवाल एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति में। आप एक चीज और बता दूं, केजरीवाल ने तो अभी कहा 47 सीटें माफ कर आएगी, 70 सीटें कुल है। मनीष सिसोदिया जो उनके लेफ्टिनेंट हैं, बहुत खास है, नंबर 2 की स्थिति में, उन्होंने एक ट्वीट किया है, दिल्ली में अन्ना का जन लोकपाल बनने की तारीख तय, चुनाव की वोटिंग 4 दिसंबर, वोट की गिनती 8 दिसंबर और इसके 15 दिन में बन जाएगा लोकपाल। इसका मतलब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके लोगों ने मान लिया कि इनकी सरकार बन गई, जनता ने इन्हें 47 सीटें दी। बहुत दिलचस्प है। एक दूसरा ट्वीट इससे पहले कि हम रिपोर्टर के पास जाएं, नरेंद्र मोदी, चूंकि नरेंद्र मोदी एक फैक्टर हैं बिल्कुल इस देश के भी, विधानसभा चुनाव में भी, और खास तौर से इस चुनाव में अगर बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, 2 राज्यों में पहले से बीजेपी की सरकार है, 2 राज्यों में कांग्रेस की, अगर 3 राज्यों में बीजेपी आ गई, अगर दिल्ली में शीला दीक्षित डगमगाई, तो नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह सकते हैं कि उन्होंने जिस ढंग से रैलियां आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं उसका कहीं न कहीं असर है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, आई वेलकम अनाउंसमेंट ऑफ पोल्स इन 5 स्टेट्स, इलेक्शंस आर ए सेलिब्रेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वी लुक फॉरवर्ड टू ए हेल्दी एंड स्पिरिटेड इलेक्शन। तो नरेंद्र मोदी की उम्मीदें बहुत टिकी है इस इलेक्शन पर। हालांकि वोट मैं फिर कह रहा हूं, शिवराज सिंह को मिलेगी, चौहान को मिलेगी, रमन सिंह को मिलेगी, वसुंधरा राजे को मिलेगी, लेकिन क्रेडिट नरेंद्र मोदी लेंगे अगर जनता या नेता नहीं देंगे तो भी। इसलिए ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। अब अपने तमाम संवाददाताओं के पास चलेंगे, लेकिन प्रभाकर मैं पहले आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, चूंकि आप वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे जब वीएस संपत वहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। नन ऑफ द एबव का जो ऑप्शन होना चाहिए ईवीएम में, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर आदेश दिया है, इसको लेकर कुछ कहा क्या उन्होंने? अखिलेश, निश्चित तौर पर जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हाल के दिनों में फैसले दिए हैं, एक तो है नन ऑफ द एबव, जो निगेटिव वोटिंग का अधिकार दिया है लोगों को, मतदाताओं को, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि इसी चुनाव में उसे लागू किया जाएगा, यानी कि अब मतदाता जब ईवीएम मशीन पर वोट देने जाएंगे तो उनके पास वो विकल्प मौजूद होगा। पहला ऐसा चुनाव होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। दूसरी बात जो यहां इलेक्शन कमीशन से कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया था कि यदि कोई उम्मीदवार अगर एफिडेविट गलत देता है या नॉमिनेशन पेपर में कोई भी कॉलम ब्लैंक छोड़ता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और बाद में उसका चुनाव भी रद्द हो सकता है। एक दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, इलेक्शन कमीशन ने कही। और तीसरी बात यह भी कही कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि कौन कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा और किस तरह सदस्यता चली जाएगी, तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस इलेक्शन कमीशन ने कहा उस पर भी गौर किया जाएगा। आपके पास मध्य प्रदेश का रुख करना चाहेंगे, चूंकि एक बड़ा राज्य है और वहां पर जो भी नतीजे आएंगे उसका बहुत ज्यादा असर होने जा रहा है। शिवराज वहां पर हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं, एक भी एक बड़ा सवाल है। प्रवीण, अगर हम कांग्रेस के लिहाज से बात करें, वहां पर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है कांग्रेस की? इसी में सवाल जोड़ दूं प्रवीण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। पहले दिग्विजय सिंह 10 साल अध्यक्ष रहे, 10 साल के लिए उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया, वनवास में है। हालांकि दिल्ली में जो 5 साल से जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं हम सब उसके गवाह हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी से लेकर, भूरिया से लेकर और कमलनाथ से लेकर, दिग्विजय से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस क्या शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे पाएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस, जो खोया हुआ जनाधार था, खोई हुई सरकार जो 10 साल पहले कांग्रेस लूज कर चुके, क्या वापसी की कोई गुंजाइश है मध्य प्रदेश में?
देखिए जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं इससे पहले ये बताना जरूर उचित समझूंगा कि यदि कांग्रेस ये चुनाव हारती है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश जैसे हालात हो जाएंगे। कांग्रेस तो डू और डाई की पोजीशन में है। यही वजह है कि जो अभी मंची जो एकजुटता है वो तो बहुत ज्यादा दिख रही है। तमाम बड़े नेता रोज रैलियां कर रहे हैं, एक साथ रैलियां कर रहे हैं। जिन सबके नाम आपने लिए वो तमाम लोग एक मंच में हैं। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि इलाकाई छत्रप है यहाँ पर मध्य प्रदेश में और अलग अलग इलाकों में उनका प्रभाव है, तो जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता कि ये सब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर राजी होंगे अगर पार्टी सत्ता में आती है। तो ये संभावना उनको जरूर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर पार्टी सत्ता में आई तो सीएम होंगे। तो बहुत संभव है कि ये लोग भितरघात करें, इनके लोग भितरघात करें। पिछली बार भी कांग्रेस लगभग सरकार बनाने की स्थिति में थी, लेकिन जानबूझ के तमाम लोगों ने मिलकर कांग्रेस को हराया। तो इसका मतलब और उनको ये लग रहा था कि पचौरी सीएम जनता से जितना खतरा है उतना अपने ही नेताओं से खतरा है, इसका ये मतलब माना जाए। प्रवीण आपके पास आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कुंदन के पास एक बार चलना चाहिए। कुमार कुंदन दिल्ली से हैं और आपकी जो पॉलिटिक्स है, दिल्ली की पॉलिटिक्स है, वो सबको कुंदन बहुत करीब से समझते हैं। कुंदन, अभी हमने सुना अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 47 सीटें दिल्ली में उन्हें मिलेगी, 70 में से 47। इतना क्लियर कट, इतनी ऐसी सटीक भविष्यवाणी या घोषणा या ऐलान अब तक किसी नेता ने नहीं किया। भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं। मुझे लगता है नेताओं के नेता केजरीवाल हो गए हैं। हालांकि एक दूसरा बयान भी सुना आया है कि अगर बीजेपी या कांग्रेस अगर दिल्ली में हंग असेंबली हुई, त्रिशंकु विधानसभा हुई, किसी को बहुमत नहीं मिला तो किसी को समर्थन भी नहीं करेंगे। मतलब एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं हंग हुई तो हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन 47 के दावे भी। आपको क्या लगता है जमीनी हकीकत? देखिए अजीत जी, अरविंद केजरीवाल पूरे राजनीतिज्ञ हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना वो आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं और ना ही सोशल जो एक्टिविस्ट का वो काम करते थे। आज की तारीख में वो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरफ अपने कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्टअप करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। इतनी तो शीला दीक्षित भी नहीं कह रही है कि हमें 46, 45 या 44 सीटें आ जाएंगी, इतनी कॉन्फिडेंस तो वो भी नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मोराल बूस्टअप का हाथ है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को यह भी लगता है कि सत्ता की चाबी अगर हंग असेंबली होती है तो उनके हाथ में होगी। 5-6 भी सीटें अगर वो ले आते हैं, जैसा कि उनको ऐसा लगता है या फिर इस बात का दावा भी किया जा रहा है, ऐसे में जो भी नेक टू नेक फाइट की बात हो रही है कांग्रेस और बीजेपी में, ऐसे में जिस किसी के पास भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सत्ता की चाबी उनके पास है। शायद यही वजह है कि बार बार अपने बयान को दोनों तरीके से बता रहे हैं। एक तरीके से ये बता रहे हैं कि उनका पूर्ण बहुमत आएगा और दिल्ली में लोकपाल बन जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं ना। अगर ये भी कहते हैं हमें बहुमत जनता देगी तो एक बार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली एक आंकड़ा दे दिया कि 70 सीटों में 47, बहुमत से 11 ज्यादा, प्रचंड बहुमत। प्रचंड बहुमत, हाँ प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। 2/3 से थोड़ा सा ही कम है, थोड़ा और हिम्मत से बोल देते तो शायद 2/3 की बात करते। अखिलेश एक चीज और बता दें, सोनिया गांधी का बर्थडे जनवरी 9 दिसंबर को है। अच्छा। 8 दिसंबर को ये नतीजे आने, बहुत दिलचस्प बात एक दिन बाद सोनिया गांधी का बर्थडे है। तो अब देखना होगा जनता उन्हें बर्थडे गिफ्ट देती है। आमतौर पे बिलेटेड बर्थडे होता है, अगर एक दिन बाद होता नतीजा तो कुछ और होता, लेकिन क्या जनता उन्हें एडवांस में बर्थडे गिफ्ट देती है, या जनता 2 राज्यों में जहां उनकी सरकार है उसके खूंटे खंभे हिलाकर एक तरह से शॉक देती है? बर्थडे के पहले शॉक भी मिल सकता है, गिफ्ट भी मिल सकता है। गिफ्ट की गुंजाइश कम है। गिफ्ट का मतलब तब होगा जब 2 राज्यों में सरकार बच जाए और 3 में कहीं मिल जाए, लेकिन यहाँ गिफ्ट की गुंजाइश ज्यादा कम है। बर्थडे पर शॉक की गुंजाइश ज्यादा। क्योंकि आपने गिफ्ट का जिक्र कर दिया तो धीरज से मैं सवाल पूछ लेता हूं। धीरज, राजस्थान में क्या स्थिति नजर आ रही है? गहलोत दे पाएंगे गिफ्ट इस बार सोनिया गांधी को बर्थडे पर? अखिलेश, देखिए राजस्थान में भी एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर रखा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। बीजेपी से अलग हटे और फिर उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा निर्दलीय, और अशोक गहलोत के लिए मजबूरी थे उनको अपने साथ मिलाना और फिर उन्हें मंत्री बनाना। अब किरोड़ीलाल मीणा भी उसी तरीके के सपने देख रहे हैं राजस्थान में, और पिछले 2 महीने से वो हेलीकॉप्टर से पूरा राजस्थान नाप रहे हैं। तो ये 3 जने अब एक साथ लड़ाई में लड़ गए। उनके लिए खास बात यह है, अगर हम बीजेपी कांग्रेस को देखें तो बीजेपी अभी तक कांग्रेस के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं लाई। हाँ, ये बड़ी बात रही कि जो इनके मंत्रियों पर आरोप लगे और जो अभी ताजा हालात हुए नागर के साथ हुए या महिपाल मदेरणा के साथ हुए या एक और एमएलए जो है, आरोप तो एक भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं जिसमें पैसे का घोटाला होता है, या चरित्र के घोटाले का, चारित्रिक करप्शन का आरोप है। बड़ा दिलचस्प आरोप है। एक मदेरणा उन्होंने रिकॉर्ड बनाते बनाते जेल में गए,
सीडी उनकी ना जाने कितनी सीडी बनी, किन किन लोगों ने देख लिया, उसके बाद जेल में गए। दूसरे जो नागर साहब हैं उनके किस्से अभी हम अखबारों में और चैनलों पर देख रहे हैं। तो एक चारित्रिक घोटाले हो रहे हैं वहां, इसका क्या असर पड़ेगा? ऐसे चरित्रहीन मंत्री और नेता अगर हैं राजस्थान में घोटालों और तमाम तरह के आरोपों के बीच, और वसुंधरा राजे का कैंपेन, क्या लगता है कि अशोक गहलोत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दूसरी बार सरकार में आने के लिए? जाहिर तौर पर जी इनके लिए, कांग्रेस के लिए बैकफुट पे जाने वाली स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रियों का चेहरा सामने आया है तो जनता भी ये सब कुछ देख रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी खामोश रही। उसने यात्राएं अपनी पूरी, चरित्र भी जो जिस तरीके से खुल के आया है उसको जनता देख रही है। तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल की बात है कि वो अपने कैंडिडेट किस तरीके के चुने, और अगर कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होता है तो किरोड़ीलाल मीणा को भी नुकसान होगा। वो ये चाहते थे कि दोनों बैलेंस बनी रहे, तब ये अपना हिस्सा बनाएंगे राजस्थान में जो तीसरा मोर्चा अगर पहली बार खड़ा हो पाता तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो वसुंधरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सर्वे उन्हें बता चुके हैं कि राजस्थान में उन्हें गद्दी मिलने वाली है। जी।